अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नादिया सिद्दीकी और आप सबको हमारी तरफ से, इनकी वॉइस ऑफ नेशन की तरफ से ईद मुबारक। क्योंकि ईद है और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो और ईद कुर्बा हैं। तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जज्बों की, इज़हार की, कुर्बानी की, तो हमारे मुल्क का एक हीरो, एक ऐसा शहज़ादा, एक ऐसा नाम चौधरी असलम जो हैं, उनको हम भूल नहीं सकते कि शहादत को अब से 8 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा ता क़यामत रहेंगे। तो आज हम उनके घर मौजूद हैं, उनकी अहलिया नौरीन भी, मिसेस नौरीन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम आज ईद भी मना रहे हैं। उनसे हम करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें कि वो किस तरह से ईद गुजारती थी, क्या क्या होता था, कैसे उनकी जो ज़िंदगी थी वो गुजरी। तो मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप लोगों को, तमाम टीम को भी ईद मुबारक हो। अच्छा नौरीन, ये बताइए, आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो क्या प्रोफेशन है? पापा की तरह ही तो बस बड़े बेटे को थोड़ा सा मेरा है, वो एक्टिंग साइड पे, उसको पता नहीं क्या, शायद शक्ल पे थोड़ा गुरूर होगा। मैं यही कहती हूँ उसको भी, मैं कहती हूँ बेटा शक्ल पे गुरूर अच्छा नहीं है, ये बाप वही था चौधरी, माँ यही है। तो कहते हैं मम्मा आप गलत समझती, बस हर इंसान का एक दिल होता है पेशा। पर ये वादा है मेरा, खुदा करे इस घर से एक चौधरी और निकले और मेरी आंखें बंद होने से पहले एक धमाल सुन लूं, फिर मैं उस चौधरी के पास सुरखरू। मैंने वादा वफा किया, चौधरी ने मुझसे मांगा है कुछ। आखिरी हफ्ते जब जिंदगी, हमें तो नहीं पता, बहरहाल कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो बाद में बंदे को समझ आ जाती है कि ये क्यों हुई, वक्त के साथ नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि नौरीन मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा मतलब मैं नहीं समझी, मैंने तुमसे तो कभी डिमांड ही नहीं की किसी चीज़ की। मैंने भी ऐसी बोला अगर मैं किसका बेटा हूँ? मैंने कहा अपने माँ बाप के बेटे हो, तुम भी माँ हो। मैंने कहा हूँ, पर माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ सारी उम्र। ये जानता था चौधरी कि जली तकलीफें उठाई तो तुम्हारे लिए, औलाद तो फिर हो जाएगी चौधरी। बोला रुको, एक वादा करो, मेरा एक बेटा मेरे नाम कर दो, अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हें उसको सिंध पुलिस में लाना है। अच्छा, ये उनकी ख्वाहिश है। बोला एक बेटा कुर्बान करना, तुम्हें नहीं पता ये जिंदगी की तकलीफें, वो मंजिलें बहुत बड़ी है। आगे मैं हूँ ना, मैं तो शहीद हूँ, ये उसके दावे थे। मैं शहीद होऊंगा, मेरा जज्बा, मेरी नीयत खुदा के पास है। आज एक सवाल का जवाब दूंगी। बाद लोग कहते हैं जी काम बहुत अच्छे ऑफिसर हैं अभी भी माशाल्लाह, पर वो कहाँ से उनका मोरल डाउन होता है? कोई बेसिक पे आता है किसी के? चौधरी का मोरल नहीं कमजोर हुआ, चौधरी करता ही गया। चौधरी के अंदर एक बात थी, कल लोग ये ना कहे पठान बेगैरत था, चौधरी असली जबान देकर टलता नहीं है चौधरी। मुझे टाल सकता है, जमाने को नहीं टालेगा। तो चौधरी का किरदार, चौधरी का ग्राफ, चौधरी की वर्किंग, सबसे ज्यादा शादी उसकी भी थी, 4 बच्चे उसके भी थे, सबके होते हैं ना। बिल्कुल। चौधरी ने बैकअप में नहीं देखा मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा क्या है। अच्छा भाभी, ईद की हम बात कर रहे हैं और ईद हम मना भी रहे हैं, तो ईद आप लोग किस तरह मनाते थे? और ज़ाहिर ईद कुर्बा है तो खुद शहादत का रुतबा उन्होंने पाया है, तो मतलब क्या करते थे आप लोग? क्या उनको जानवर पसंद था और कभी मंडी लेके जाते थे या फरमाइश होती थी कि सारे गाय या बकरा? मेरे ही होते थे। मंडी में मैं ही जाती थी। अच्छा, चौधरी के साथ भी मैं ही 2 बार गई थी। बोला आप गाड़ी से, मैंने कहा नहीं उतरूंगी मैं, देख के लेने हैं। देख के लेना है। बोला फिर आप ही ले ले, मैं नहीं जाता। बोले लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा लोग कुछ नहीं, मैं काम में हूँ, आप बेफिक्र है। बोला चले ठीक। बहरहाल उसके टाइम पे जो कुर्बानी का टाइम था, वो 10:30 कटिंग हो जाती थी। मैं सारे 15-20 जो कसाई होते हैं मिलकर उनमें गोश्त काट रही थी, मेरी आदत शुरू से। अच्छा। ये ऊपर से आता है, हर काम में आ गई, ये क्या है? मैंने कहा ये बोला बाहर मर्द इतने, मैंने कहा वो बैठे हैं तो मैं क्या करूं? तो ये तुम्हारा काम है ना चौधरी साहब, ये भी मैं ही कर रही। बोला अच्छा, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम ट्राइगल दबाना और काम को साफ करना है। ये गाय वाय तुम लोग काटो, मेरा अच्छा, ज़ाहिर कुर्बानी हो गई, कुर्बानी होती थी और आप तो करती थी, तो क्या फरमाइश होती थी कि ज़ाहिर कुर्बानी की वो खुद करता था? उसको पता क्या चाहिए होता था? गोश्त थोड़ा सा लेना, बस इतनी सी प्लेट गोश्त की लेना, उसको छोटे छोटा करना, उसको पानी में बॉइल और लाल मिर्ची और नमक। मैंने कहा ये कैसे खाते हो? रोस्ट टाइप का जो होता है, हल्का सा ना, कहता है मेरे हाथ से बड़े मजे का है।
اچھا اور یہ نہیں پتا کہ قربانی ہوئی تو دل گردے کلیجے نکالی اور آپ نے یہ سب شوق وہ سارے جو ورکر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. ان کو دیتے. کبھی ایسی فرمائش ہوتی تھی کہ آج نورین آپ میں آؤں گا تو یہ کھانا بنانا ہے؟ کھانا میرے ہاتھ کا پسند کرتے تھے. کیا شوق سے کھاتے؟ ان کو پتہ ہے جب ان کے آفس میں بھی کھانا ویکینڈ میں ایک بار ضرور دیتی تھی سارے کھانے بنا کر. تو آج بھی ان کے دوست ہیں کچھ تو وہ کہتے تھے کہ بھابھی آپ کے کھانے آپ کی لسیاں. میں نے کہا مجھے چودھری کی چیزیں, چودھری قیمہ پسند کرے, مچھلی پسند کرتے تھے زیادہ, اور جو چیز نہیں کرتے تھے وہ پکوڑے کی کڑی نہیں, مگر میرے ہاتھ سے پکوڑا جو وہ پسند, مگر میرے ہاتھ سے انہوں نے کھا لیا. اس کی ماں نے ساری عمر کہا, اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا یہ, تم لوگ پتہ نہیں دہی, پتہ لوگ دہی کو پکاتے ہیں بولا دہی کو کھاتے ہیں. بھابھی کہتے ہیں نا جو بیوی ہوتی ہے وہ سب کچھ کھا دیتی ہے, تو آپ نے پھر نہیں, میں نے پتہ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا, تو میرے سسر کہتے ہیں شوکیس میں رکھنے کا پیس ہے, ماڈل پیس ہے. او جو جوش آیا نا پورے خاندان میں, تباہی پھیلا دی کوکنگ چیز کیا ہے. آج کچھ لوگوں کو پتہ ہے, میری جب ورسی کے حوالے سے جب آتے ہیں نا پروگرامس کرتے ہیں تو دعوتیں ہوتی ہیں پہلے, اس میں میں کوکنگ خود کرتی ہوں. میرے پائے, میری فش, میرا قیمہ 5 قسم کا ہوتا ہے, 6 قسم کا. تو وہ چودھری کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کھانا نورین کے ہاتھ کا, کوک کا الگ پہچان رکھتا ہے. اچھا. مگر کھانے میں بہت چوزی نہیں تھا, بہت میرا بڑا شوق تھا کہ سادے تھے. ہاں کچھ کھانے والا مرد ہو. اور میں زبردستی پتہ ہے اس کو بائٹ توڑ کے ٹی وی لگایا ہوتا, رات جب آتا ہاں خبریں ہیں نا منہ میں ڈالتی تھی. اور جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا 2 سال کا, اس کو بلا پھسلا کے تم کھانا. آخری دنوں میں 5-6 بار اس نے کھانا کھایا تو کہتا لگتا میری زندگی ختم ہے, میرا رزق ختم ہو رہا ہے. ایسا حقیقت ہے, ہوتا ہے بندے کا. بولا میں نے آپ کو بہت تنگ کر دیا نا بار بار نیچے جانے پہ اوپر آنے پہ. میں نے کہا نہیں ہو, پاگل ہو. اس کی تو ایک آنکھ کا اشارہ جو ہوتا نا کہ میں نے ایسا ہے, تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی آج اس کا دماغ کیا کہتا ہے. ڈیزائننگ, کنسٹرکشن, پرچیزنگ, سیلنگ, سارے کام میں خود کرتی رہی زندگی. چودھری کبھی بہت, اس کو میں نے شوق 10 سال 12 سال لگا کے ڈالا. یہ میرے ڈیزائنر جو ہاؤس ڈیزائنر ہوتے ہیں انٹیریئر کے, ان کو بلاتا, نقص نکال کے دکھاؤ. بولا کہاں سے نکالیں, یہ کس ڈیزائنر؟ بولا کسی سے نہیں, میری. بولا اس کو کام کرا. بولا پاگل ہے, یہ مستری کی بیوی ہے. بولا یہ صرف گھر کے لیے کرتی ہیں. بولا ان کا دماغ اچھا ہے ڈیزائننگ کی طرف. اچھا بھابھی, جب چودھری اسلم صاحب کی شہادت ہوئی تو اس وقت حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو ان کے بچے ہیں ان کو ڈی ایس پی کی سیٹ ملے گی, تو کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ سندھ کے اندر ایک 8 سال 9 سال کا بچہ تھا, اس کے باپ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی, سندھی تھا. اس کو سیلری بھی سٹارٹ کر دی, نوٹیفیکیشن بھی اسی ایج میں دیتی. چودھری شاید بھاری تھا سب پہ. تو بس انہوں نے جو بات سنے, جو وہ وعدہ ہی کیا جو وقت کے ساتھ وفا ہوں. ابھی تک انہوں کا مجھے باہر رکھا 1 سال اور میرے بچے نکال دیے. میری زندگی میں جو میں نے اسٹرگل کیا وہ عوام کو نہیں پتا. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, جو برداشت کر کے ایک عورت چلتی ہے نا, یہ راز اس کے پاس ہے. وہ سارے رازوں سے پردہ بھی نہیں اٹھا سکتی کہ میرے ساتھ کیا کیا. میرے دوپٹے کے اوپر بھی گند کرنے کی کوشش کی گئی. میں شہید کی بیوہ تھی, کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی تک میں نے بولا 1950 سے دیکھیں جی کون سی شہیدوں کی بیوہ اتنی آئی ہے کردار لے کر, تو میں کہوں گی کہ میں کچھ بھی نہیں. میں نے چودھری کے حصے میں وفا نہیں کی, میں نے ساری چیزیں کی. اس کے عوض مجھے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی. پولیس کی جہاں تک بات کرتے ہیں جناب, ان کا کام تھا چودھری اسلم کا کردار دیکھتے. اگر چودھری ملک کے لیے غدار تھا, اس کے بچوں کو بالکل نہ لے. یہ نوٹیفیکیشن میرے گھر پہ دیتے. یہ بات میں نے ایک بار نہیں ہر بار کہی ہے. باقی روڈ پہ بھی اماؤنٹ روڈ پہ, چھوٹے سے روڈ پہ انہوں نے نیم رکھا ہے. وہ مراد علی شاہ کو میں نے میسج, مطلب ایک پیپر پہلے اس کو دیے, کمشنر کراچی کو دیے کہ مجھے روڈ پہ نیم, مجھے چودھری نہیں دیتے تو مجھے روڈ پہ نیم تو دے اس کی یادگار کے لیے. پھر بہرحال 2-3 مہینے 4 لگے. پھر برسی جب بالکل قریب تھی پن پوائنٹ پہ, تو انہوں نے کہا جی صبح سارے آ گئے ادھر, آپ فائل دے دیں ہم کر کے. میں نے کہا میں کیسے یقین کروں گا آپ کرو گے. یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک موت ان کے بھی گھروں میں آئے گی. میں نے تو موت کو جس انداز سے اٹھایا پورے پاکستان میں, میری تمام چیزوں کو چیک کیجئے گا, کہیں لیٹ ڈاؤن ہوئی تو پھر بات کریں. اچھا, جو شہادت کے جو لمحات تھے اس وقت کیا کیفیت تھی, کب آپ کو خبر ملی, خبر بچوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے تھا؟ جب میں گھر لوٹی تو
3:45 बजे का टाइम ही, तकरीबन 3:30 पौने 4, मतलब 3:40-45 का टाइम था जब मैं घर भागती आई। इतना ही होगा या करीबन, बस थोड़ा सा ही टाइम था। जी जी। मैंने फ़ोन किया गनमैन को कि असलम किधर है। बोला घर पे ही है, रेडी पोजीशन, नाश्ता और तैयारी हो रही है। मैं भागती ऊपर रूम में गई। मैंने इसको थोड़ा खींचा, मैंने कहा किधर जाना है, रोज़ रोज़ जाना है, कभी तो घर रुक जाओ, मैं आ गई हूँ। बोला आप किधर गायब हो गई थी बेड से उठकर सुबह? मैंने कहा मैं दोपहर में हॉस्पिटल गई थी, मेरा थोड़ा बीपी ज़्यादा था तो मुझे इंजेक्शन लग गए थे पहले। बोला मसला क्या है आपको, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? मैंने कहा बात तुम्हें पता है, 9 दिन से मेरी तुमसे जंग चल रही है। कभी अपनी बेटी से कहता है मना लो तुम्हारी मम्मा, राइट पे, पर मैं क्या करूं? मैं बैकअप नहीं कर सकता मनाए बेटा, मेरी ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ गया हूँ। बाकी अगर मेरी शहादत मौत लिखी है वो तो होगी। मामा को ये चीज़ क्यों नहीं मानती, मामा को रब पे भरोसा क्यों नहीं है? मैंने कहा सारा यकीन अपने खुदा पे रखती हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा मुझे बम प्रूफ गाड़ी चाहिए चौधरी, मेरी और कोई तमन्ना नहीं है, तुमसे जंग भी नहीं है, कम से कम तुम रास्ते से तो सेफ जाओ। तुम्हें इतने थ्रेट्स मिले हुए थे। आप मतलब इंस्ट्रक्शंस दे भी होती थी? वो पागल ही आदमी था, बस ये अल्लाह ही ने चलाया है इस चौधरी को। सिक्योरिटी होने के बावजूद भी केयरलेस इंसान रहा है। कहीं फिर देखो बात ये कि जब गेम बनता है, जब अल्लाह शैतानों को हाथ देता है ना, वो अपने बंदे को मकाम देता है। मैं ये समझ, ये बात खूबसूरत बात की आपने। तो शैतानों को हाथ मिला, चौधरी को मकाम मिला। अगर बात लोग करते कि चौधरी शहीद नहीं है, ये दावा काबा में करने को तैयार हूँ। तो बहरहाल उस वक्त मैंने कहा कि आप मुझे कितने दिन के अंदर अंदर गाड़ी का करके दोगे? तो बोला 3 दिन तो दो, बम प्रूफ गाड़ी है, कोई हल्की चीज़ तो नहीं है आप ऐसे। मैंने कहा आप मेरे बच्चों की गाड़ी यूज़ कर रहे हो, मेरे बच्चे अब इसमें नहीं जाएंगे। 24 घंटे में ट्रेस हो जाता था बंदा। तो मैंने कहा मेरे बच्चे भी उठ जाएं, मेरे पास मुझे शादी करके तुमसे मिला क्या, कोई एहसासा नहीं है ना। बोला आप बेफिक्र हैं, आप दुआ करें। फिर जाने से पहले रुका, इसने मेरे सर पे हाथ रखा। फिर ये आखिरी बात थी जब शहादत से आखिरी ये बात थी। तो जब जाने लगा रुक गया, आप मुझसे राजी हैं? मैंने कहा मैं राजी हूँ, बस तुमसे थोड़ी सी नाराज हूँ गाड़ी की वजह से और कोई। फिर इसने कहा एक बात सुनो, एक बात है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी वैसी तुम्हें नहीं दे सका, सारी उम्र तुम्हारी कुर्बानियाँ और टेंशन है। चौधरी तुमसे डरता नहीं है, चौधरी दहशतगर्दों से नहीं डरता, सिर्फ एहतराम करता है अपनी बीवी का। कि इतनी कुर्बानियाँ बेपनाह तुम्हारी हर मैदान में कि मुझे नहीं अच्छा लगता मैं आपको कोई लफ्ज़ भी बोलूँ। मेरे आगे कभी नहीं बोला चौधरी। फिर उसने कहा कि मुझे अपना हक बख्श देना। ये बात अहम थी इसमें, आप खुश रहिएगा। मैंने कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे वजह चाहिए। कह रहे क्या हो गया, इंसान है, किसी गली में चिराग गुल हो जाए क्या होगा, अच्छा नहीं है मैं तुमसे कह के जाऊं? मैंने कहा आज क्यों, पहले क्यों नहीं? कहते अचानक मेरी नज़र उसके चेहरे पर उठती है, तो फिर मैं इससे हंसती हूँ। मैं कहती हूँ चौधरी क्या बात है, तुमने भी अंदर क्रीमें लगानी ब्लीचिंग शुरू कर दी क्या बाथरूम में, तुम तो वैसे मर्द नहीं हो। कहता पागल हो, मैं औरत वाला मर्द नहीं हूँ, जानती है आप अच्छी तरह। मैंने कहा फिर इतनी शाइनिंग क्यों आ रही है आपने? ये बात मैंने बोला मुझे क्या पता, मैंने सिर्फ नॉर्मली साबुन से वो एक आपको सब फील हुआ कि वो नहीं फील हुआ, जब ब्लास्ट हुआ फिर फील हो गया ना, वो आखिरी झलक थी। मैं अपनी मेरी बहन आई थी एबटाबाद से, मैं उनके साथ बैठी बात कर रही थी, चला गया इधर बच्चों पे शोर किया कि चलो मैं ट्यूशन छोड़ देता हूँ। मेरी बेटी ने कहा पापा हम आपके साथ नहीं मरना चाहते, आप जाए। मेरे उसको कल थाईलैंड जाना था आगे ट्रिप पे, वो भी बोला पापा आप लोग मेरे साथ दोनों बेईमानी कर रहे हो माँ बाप, मुझे पैसा कोई नहीं देने को तैयार। बोला मम्मा से चेक ले लेना आप, आपकी मम्मा तो बोला मम्मा आप पे डाले, आप मम्मा पे डाले। फिर मेरा वो कामरान गनमैन था जो शहीद हुआ साथ ही, जो भी हुआ वो शहीद हुआ या मर गया, मुझे मैं कोई राय ऐसी नहीं दे सकती। वो बंदा मेरे घर 7 साल रहा है, इसलिए उसने मेरी बेटी से कहा बेटा मनाइल मेरा आता हूँ ना, अभी दुआ करो मम्मा और पापा का पैचअप हो जाए, फड्डे ख़त्म हो जरा से। तो यहाँ से निकला, फिर मुझे कहता है, मैंने कहा आखिरी बेटा तैयार हो रहा है, इकराश का कह रहा है ना, ये बोला तुम्हारे बच्चे बड़े बरकर हैं, जिनकी माँ बरकर उनका उसकी औलाद बरकर आगे से मैंने बच्चे भी तुम्हारे हाँ मेरे हो जाते हैं ना वहाँ से। मैंने कहा बात सुनो, वो आप है जिसने पिछड़ नहीं बांधे जूतों के, ये वो नहीं है, ये नई नस्ल है बांधेगी। बोला इनको वैसी ट्रेनिंग दो जैसा बाप है। तो काशी 10 मिनट पापा 10 मिनट रुक जाए, इतने में एक कॉल आती है
मुझे वो ये कहकर यहाँ से जाता है कि मुझे CCPO कराची की कॉल है, मीटिंग के लिए बुला लिया। तो ये बात मैंने की, बड़े तजिया निगारों ने बातें की कि चौधरी की बीवी किसी के हाथों में, ताकत के हाथों में नाच रही है, वो शायद हयात पे केस डालने के चक्कर में जो करे वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। जिसने गेम खेला है वो अपना एंड देखेगा। ये वो घर है शहीद का, जो बोलेगा वो सच होगा। अच्छा भाभी, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान आपका इंटरव्यू देख रहा है, ठीक है, इसमें फोर्सेस की जो है फोर्सेस भी हैं शामिल। एक बहादुर जो है पुलिस अफसर की बीवी होने की हैसियत से आप क्या पैगाम देंगी कौम को? मैं पाकिस्तान की स्पेशल माओं को, बहनों को, बेटियों को, आने वाली नस्लों को, देखो जो जाएगा वो रुकेगा नहीं। अगर जिसको अकेले सरवाइव करना है वो हिम्मत और हौसले से करना होता है। मेरे पास भी 4 बच्चे थे, मेरा भी बड़ा सेटअप था जो टूट कर बिखरा, पर मैंने संभाला उसको। वैसा ही है, जो मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने वैसा ही किया। सिर्फ एक चौधरी वापस घर के अंदर नहीं ला सकती अपने बच्चों के लिए, तो बाकी मैंने सारा मैदान वैसा ही रखा जैसा बाप एक बच्चों को प्रोटेक्ट दे सकता है। मतलब वही माहौल है सारा सिस्टम। तो माओं के लिए ये है कि माएँ मुजाहिदा भी होती है बिल्कुल, और मुजाहिद पैदा करती है। तो इस कौम को, इस मुल्क को, ऐसी माओं को और ऐसे बेटों की ज़रूरत है। अब एक बंदा अपना किरदार करता है, वो अपनी मंजिल को पहुंच जाता है, जैसे कि चौधरी। ऐसे आर्मी के भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ऑफिसर पे जिनके बड़े नाम है शहीदों में, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। आर्मी आज बॉर्डरों पे नहीं लड़ती तो यहाँ लोग कैसे सुकून से सोएंगे। तो बहरहाल इस मट्टी से वफा कीजिए, और कुछ नहीं कहूँगी। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, एक आखिरी पैगाम ईद के लिए, क्योंकि ईद है और ईद कुर्बान है, तो एक कुर्बानी के लिए आप क्या कहेंगे? ये कुर्बानियों की ईद है, सबकी कुर्बानी होती है मतलब अपनी अपनी तरह है। बहरहाल ये बड़ा दिन है, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिस हमेशा हर ईद को जोश व खरोश से मनाया जाए, ये सब पे लाजम है। जब तक अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि किसी के घराने में जी ईद नहीं मनानी। गरीब भी बेचारा अपने वे से मनाता, उस दिन को वो खुशी महसूस करता है, चाहे उसके पास कपड़े हो या ना हो, क्योंकि दिन बड़ा होता है। इस दिन को उसी तरीके से गरीबों के साथ मिलकर मनाएं। और मेरे लिए एक दुआ गो रहिएगा कि मुझे अभी तक ऑफिस कोई देने को तैयार नहीं है, मैं चौधरी फाउंडेशन रेडी करके बैठी कि मैं समाजी कारकुन बनकर आऊँगी इस गरीब आवाम के लिए। और चौधरी असलम ने ये बेड़ा उठाया, 300 घरानों की कफालत करता था छुप कर, माशाल्लाह। तो मैं उसी काम को आगे लेकर आऊँगी। तो नाज़रीन, हम मौजूद थे बहादुर चौधरी साहब के घर में, और उनकी जो एक बहादुर अहलिया हैं जो कि इस कौम का भी फ़ख्र हैं, उससे हमने की बहुत सारी बातें, उनके साथ ईद भी मनाई। और उनके साथ ये जो है आप देख रहे हैं इस वक्त जो इन्होंने पूरा एक टेबल सजाई हुई है, यहाँ पे हमने इनके साथ बहुत सारी बातें की, इंजॉय की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। क्योंकि देखिए, हर इंसान के पीछे एक आम इंसान छुपा होता है, और वो आम इंसान चौधरी नाम तो बहुत बड़ा छोड़ गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सादा सा इंसान थे, और उनकी बीवी जो है आज उनके बाद एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। तो ऐसे ही आप भी जो है कौम का फ़ख्र बने और कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, कल हो ना हो। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।